Hello students, as you know we have completed our first chapter and now it is the turn of the first poem of our book First Flight. Now the name of the poem is Dust of Snow. It is written by Robert Frost and Robert Frost is an American poet and he is very famous. He has contributed a lot in the poetic world. तो उन्होंने जो poems लिखी हैं he is known for his realism. वो एक रियलिस्टिक पोइट है और उन्होंने जो अपनी पोएम्स लिखी हैं ही इज़ प्रेजेंटेड द रियलिटीज़ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल लाइफ इन हिज पोइट्री। बहुत ही सिंपल उनकी जो पोइट्री है और उसमें जो मीनिंग है बट वो बहुत ही डीपर है, जैसे कि हम इस पोएम में भी देखेंगे। ये भी बहुत एक शॉर्ट और सिंपल सी पोएम है एंड जो इसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग देखा जाए तो बहुत सिंपल है, बट जो हिडन मीनिंग है इसका वो बहुत ही अच्छा है और उसको आप ट्राई करें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें वाइल रीडिंग इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो द नेम ऑफ द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो। तो स्नो से हमें अंदाज़ा हो ही रहा है कि ये जो बात हो रही है शायद विंटर सीज़न की हो रही है और स्नोफॉल सीज़न की जो बात हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे पहले मैं आपको लिटरल मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग दैट इज़ डीपर इन द पोएम एंड दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। So the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So first of all you just notice that there is no punctuation mark throughout the poem. सारी की सारी जो poem है वो एक ही लाइन में कंप्लीट हो रही है कि सेंटेंस में कंप्लीट हो रही है और 2 स्टैंजास में डिवाइडेड है। इसमें 4 लाइन्स ईच स्टैंजा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर द वे अ क्रो। अब मानो कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है अगर बात की जाए कि अगर स्नोफॉल हो रही है तो बंदा घर से बाहर ही नहीं जाएगा या फिर जस्ट जाएगा तो एंजॉय करने के लिए अच्छे मूड में। अदरवाइज़ अगर बात की जाए कि कुछ एक एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमेशा ही स्नोफॉल रहती है, यहाँ पे हमेशा ही बहुत ठंडा सीज़न रहता है, ठंडा मौसम रहता है, तो वहाँ पे तो लोगों को घर से बाहर जाना ही पड़ता है। और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने बारे में कह रहे हैं कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। दैट मीन्स एक जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है। And hemlock tree, you can see here in the glossary that it is a poisonous plant or the tree with small white flowers. एक poisonous tree है जिसके ऊपर small flowers हैं white color के। और that's why अगर हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ hemlock tree की poisonous tree की बात हो रही है तो ये कोई enjoyable poem नहीं होगी। And second thing we can also notice that crow is also talked about in this poem. कि क्रो की बात हो रही है। क्रो इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ डेथ एंड ग्लूम एंड हेमलॉक एज अ पॉइजनस प्लांट इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ग्लूम और सैडनेस। सो अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। अब यहाँ पे और एक और चीज़ आप नोटिस करें कि जो डस्ट है वो डस्ट ये धूल मिट्टी वाली की बात नहीं हो रही है। इट इज़ टॉक्ड अबाउट स्नोफ्लेक्स। जो स्नोफ्लेक्स की यहाँ पे बात हो रही है कि एक क्रो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं उस ट्री के आसपास से कहीं से गुजर रहे हैं या फिर उसके नीचे बैठे हैं या वॉक कर रहे हैं तो सडनली ही पासिस थ्रू अ हेमलॉक ट्री। तो अचानक से उस ट्री के ऊपर जो क्रो बैठा है वो हिलता है। अब वो हिलता किस लिए है, चाहे वो वहाँ से उड़ता है या फिर अचानक से आके बैठता है, तो उसके हिलने से क्या होता है जो उन ट्री के जो पत्ते हैं उनके ऊपर जो स्नो पड़ी हुई है, स्नो फ्लेक्स पड़े हैं, वो अचानक से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आ गिरते हैं। जो स्नो फ्लेक्स हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर पॉट के ऊपर गिर जाती है एंड ही अगेन ही इज सेइंग हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब रूड का यहाँ पे लिटरल मीनिंग देखें तो हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब कि जो सैडनेस में कुछ दिन का जो एक पार्ट जो था, रूड मीन्स सैडनेस में बिताया गया। सो जब क्रो हिलता है, क्रो किसी भी तरह से हिला, हेमलॉक ट्री के ऊपर से उड़ा या फिर आके बैठा, तो उसके जो हिलने से
जो स्नोफ्लेक्स थे, जो ट्रीज़ के पत्तों के ऊपर पड़ी थी स्नोफ्लेक्स, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरती है एंड इट हैज़ गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिससे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मूड है वो एकदम चेंज हो जाता है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड एंड ही इज सेइंग कि और इस वजह से उस बर्फ़ के, उस स्नो के गिरने से उनके ऊपर उनका मूड ऐसे चेंज हुआ कि और उनको ऐसा फील हुआ कि इसके गिरने से कुछ अच्छा हो गया, उनका मूड जो है चेंज हो गया, अच्छा हो गया। और उन्होंने सोचा कि जो उन्होंने अपना उस दिन का जो कुछ एक पार्ट जो टाइम बीत गया था, वो जो बीत गया था वो उन्होंने दुख में बिताया, सैडनेस में बिताया और बाद में उस स्नोफ्लेक्स के अपने ऊपर गिरने से वो सोच रहे हैं कि वो बाकी का जो दिन का पार्ट था वो उनका सेव हो गया। सो यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताया गया है, बहुत ही छोटी सी पोएम है, जैसे एक सिंगल सेंटेंस पोएम कि एक क्रो हिलता है ट्री के ऊपर से, उसके हिलने से जो स्नोफ्लेक्स हैं वो एक पर्सन के ऊपर गिरती है तो उससे उसका मूड चेंज हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बताया। बट अगर हम इसको डीपली देखते हैं तो इसमें ये है कि ये जो क्रो है और हैमलॉक ट्री है, बोथ ऑफ दीज आर सिंबल्स ऑफ ग्लूम एंड डेथ्स। पॉइजन के कारण डेथ होती है, क्रो इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू डेथ, इसको भी हार्बिंजर ऑफ डूम बोला जाता है। तो क्रो को कोई अच्छा बर्ड नहीं माना जाता। अगर कोई इंजॉयफुल बात हो रही होती है तो कोई एक अच्छे बर्ड की बात की जाती है, यहाँ पे पीकॉक की या फिर पैरट की, बट यहाँ पे क्रो की बात की। दैट मीन्स जो पोएट थे उनका जो मूड पहले अपसेट था और वो बाद में स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर गिरने से वो ठीक हो गया। बट वो कैसे ठीक हुआ, ये दोनों सैड सिंबल्स, अगर हम ऑर्डिनरी पीपल की बात करें तो ये दोनों सिंबल्स जो हैं वो सैडनेस के हैं और सैडनेस किसी को कैसे खुशी दे सकती है। सो दिस इज़ द डीपर मीनिंग ऑफ द पोएम। और डीपर मीनिंग अगर हम बात करें तो इस पोएम से हमें ये पता चल रहा है कि वी आर जस्ट आवर माइंड्स आर स्ट्रक बिकॉज ऑफ दी सुपरस्टिशंस। हम लोगों ने अपने ही मन घड़त कुछ सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास से बनाए हुए हैं। लाइक अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो मानो अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है या फिर कोई पीछे से आवाज़ लगा लेता है तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा अब ये काम नहीं बनने वाला। बट अगर यहाँ पे देखें तो ये भी तो वही चीज़ है ना कि ग्लूम का सिंबल है बट उसने पोएट को खुशी दे दी। तो इसमें डीपर मीनिंग यही है कि हमें जो है अपने आप को फुल फ्री ऑफ सुपरस्टिशन से रखना चाहिए, सुपरस्टिशन से टोटली फ्री रखना चाहिए। वी शुड गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर नॉट साइंटिफिक, दीज आर जस्ट मैन मेड। सो विद दिस आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई पॉइंट। तो साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें जो हमारे पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एन्जैम्पमेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी क्लास में समझाया हुआ है कि एन्जैम्पमेंट क्या होती है। जब एक ही सेंटेंस कंटिन्यू होता है 2, 3, 4 लाइन्स में, मतलब एक से ज़्यादा लाइन में एक ही सेंटेंस कंटिन्यू होता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो वहाँ पे एन्जैम्पमेंट टेक्निक यूज़ होती है। ENJMB, ENJAMBMENT, एन्जैम्पमेंट। और दूसरा यहाँ पे एलिट्रेशन की बात हो रही है, तो एलिट्रेशन भी आपको पहले ही पता है कि एलिट्रेशन में हम क्या देखते हैं, जो स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं एक क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के, किसी भी एक सेंटेंस में, एक लाइन में क्लोजली कनेक्टेड जो वर्ड्स हैं उनका जो स्टार्टिंग लेटर है अगर वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो वो एलिट्रेशन टेक्निक कही जाती है। और यहाँ पे अगर हम इस पोएम के थ्रू देखना चाहें, समझना चाहें, तो ये सेकंड जो पैराग्राफ है, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ एच इज़ यूज्ड हियर, गिवन माई हार्ट, सेम लाइन में दोनों में फर्स्ट लेटर जो है, दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है एच है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन टेक्निक यूज़ है। एंड सेकेंड एन्जैम्पमेंट का जैसे मैंने बताया था कि विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो वो तो आप देख ही सकते हैं कि पूरी पोएम में ही सिर्फ लास्ट लाइन में एंड में फुल स्टॉप है और सिंगल सेंटेंस पोएम है ये, तो यहाँ पे एन्जैम्पमेंट है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई वीडियो, होप फॉर द बेस्ट। और इसको 1, 2, 3 जितनी बार भी आप चाहो इसको सुनना और ध्यान से इसका डीपर मीनिंग अंडरस्टैंड करना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।